सभी का स्वागत है। आज के संवाद सीरीज में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से पहली बार एचआईवी अर्थात एड्स रोग का इलाज संभव हुआ है और एड्स रोग के साथ साथ एक मरीज को ब्लड कैंसर भी था, ल्यूकीमिया था और एड्स दोनों था, जिसका कोई दूसरा इलाज मेडिकल साइंस में था ही नहीं। लेकिन वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से ये चमत्कार कर दिया। इस नाते अब यह एक चर्चित जो है न्यूज़ बन गया है पूरी दुनिया का कि एड्स और कैंसर दोनों से पीड़ित मरीज जो बहुत गंभीर अवस्था में था, उसका इलाज स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो गया और यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है विज्ञान के क्षेत्र में। सामान्यतः आप जानते होंगे बायोटेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है और बायोटेक्नोलॉजी के विस्तार से वैक्सीन के उत्पादन और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल के बेहतर होने से स्वास्थ्य के लिए अनुकूल दशाएं तो बनी हैं, लेकिन ऐसी तमाम बीमारियां अभी भी हैं जिनका इलाज जो है संभव नहीं हो पाया, जिन्हें ला इलाज बीमारियां कहा जाता है। जनरली ऐसी बीमारियां वो बीमारियां हैं जो जेनेटिकल डिजीज़ हैं, जिनको रेयर डिजीज़ कहा जाता है या आनुवांशिक रोग कहा जाता है। बाद में रिसर्च हुआ कि आनुवांशिक रोग शब्द का प्रयोग ना करें, इसे डीएनए डिजीज़ कहें, डीएनए रोग कहें, जो भी आप कह लें, लेकिन तमाम ऐसी बीमारियां रही हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं संभव था। लेकिन स्टेम सेल थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कई प्रकार के थेरेपी के विकास से इनके इलाज को संभव बनाया जा रहा है, जिसमें आपने जीन थेरेपी सुना होगा, जीन एडिटिंग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को भी आपने सुना होगा। उसके लिए भी नोबेल पुरस्कार अभी 2 साल पहले ही दिया गया था। अब एक बहुत बड़ी खबर पूरी दुनिया के लिए जो सकारात्मक होकर के फ्लोट कर रही है, वो है कि स्टेम सेल तकनीकी से अब एड्स का इलाज, एड्स को लाइलाज बीमारी माना जाता है। एक तो आप समझ लें एक बात, लाइलाज बीमारियां किसको कहा जाता है? सामान्यतः ऐसे वायरस से होने वाली बीमारियां या जीन के कारण होने वाली बीमारियां ही लाइलाज होती है। जैसे ऐसे वायरस जिसमें डीएनए नहीं पाए जाते, जिन्हें रेट्रो वायरस कहा जाता है। तो रेट्रो वायरस से होने वाली बीमारी का इलाज सामान्यतः नहीं हो पाता, क्योंकि किसी भी दवा को बनाने के लिए, वैक्सीन को बनाने के लिए डीएनए उस जीव में होना चाहिए, ताकि पता चले कि उसने कैसे बिहेव किया। क्योंकि डीएनए से उसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, उससे यह समझना संभव हो जाता है कि किसी चीज़ पे रिस्पॉन्स क्या है उस जीव का। लेकिन जब डीएनए होगा ही नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि उसका रिस्पॉन्स क्या है? यही कारण है कि जब कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 का वैक्सीन बनाया जा रहा था तो बहुत परेशानी आ रही थी, क्योंकि कोविड-19 वायरस में भी डीएनए नहीं पाया जाता, वो रेट्रो वायरस है। ऐसे एड्स का जो एचआईवी वायरस है वह भी रेट्रो वायरस है, जिसके नाते 1980 से ये बीमारी आई, लेकिन ये बीमारी मूलतः लाइलाज बनी रही। देखिए, एड्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एड्स अगर किसी को हो गया है वह बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, पोषण का ध्यान रखता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, तो बहुत लंबा जीवन वो जी ले जाता है। लेकिन उसी दौरान अगर कोई दूसरी बीमारी हो गई एड्स होने पर, तो व्यक्ति के लिए खतरे की घंटी बज जाती है, क्योंकि एड्स की बीमारी में डायरेक्ट ऐसे कुछ होता नहीं। एड्स की बीमारी में व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधी क्षमता बहुत कम हो जाती है, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की नष्ट हो जाती है, जिसके नाते व्यक्ति अगर कोई दूसरा रोग होता है या कोई दूसरी समस्या होती तो उससे अपना बचाव नहीं कर पाता है। यही एड्स के साथ सबसे बड़ी चुनौती है। और मान लीजिए एड्स हो जाने वाले व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो सोचिए कम समस्या कितनी गंभीर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी संक्रामक रोग या किसी भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या किसी भी जीव से प्रभावित होने वाले रोग का जब हम इलाज करते हैं तो सामान्यतः हम एंटीबायोटिक लेते हैं। कैंसर में भी एंटीबायोटिक लिया जाता है, बहुत हाई एंटीबायोटिक लेते हैं। और जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता और कम हो जाती, इम्यून सिस्टम और कमज़ोर हो जाता है। और सोचिए, एड्स के मरीजों का इम्यून सिस्टम वैसे भी बहुत कमज़ोर होता है और उस दौरान अगर हमने एंटीबायोटिक दिया मरीज़ को या मरीज़ ने लिया उसे, तो उसका
इम्यून सिस्टम लगभग जीरो की तरफ आ जाता है, वह वैसे ही मर जाता है, अर्थात इलाज के दौरान ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। WHO ने भी कई बार चेताया, जैसे आपने सुना होगा XDR टीबी, जैसे टीबी में MDR टीबी का इलाज तो संभव है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का, लेकिन XDR एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का इलाज संभव नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि XDR टीबी उन्हीं लोगों को होता है जिनको HIV हुआ होता है, और अगर उनको हुआ तो समझ लीजिए टीबी में एंटीबायोटिक से ही सारा एक खेल है, सारा इलाज ही टीबी का एंटीबायोटिक से है, और जैसे ही एंटीबायोटिक देते हैं उसका इम्यून सिस्टम और कम होता है और उस संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाता है और व्यक्ति की बहुत ही दुखद मौत होती है। ऐसे ही मौत देखा गया कि अमेरिका में और यूरोप में बहुत सारे ऐसे लोगों की हुई जिसको पहले एड्स हुआ था और बाद में कैंसर हो गया। बड़ा जटिल है, जानते, इसको बताने में भी बहुत पीड़ा हो रही है कि उन लोगों को असहनीय पीड़ा होती थी, और जैसे ही डॉक्टर इलाज के लिए उनको एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते थे या टैबलेट्स देते थे तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और घट जाती थी, और जिसके नाते बहुत तेज़ी से कैंसर की कोशिकाएं फैल जाती थी और व्यक्ति की मौत हो जाती थी। सैन फ्रांसिस्को ऐसी जगह बन गया था, आप जानते होंगे सैन फ्रांसिस्को में सबसे ज़्यादा एड्स के रोगी रहते, सबसे ज़्यादा एड्स के रोगी रहते, गे भी बहुत लोग वहीं रहते, समलैंगिक लोग भी जानते हैं वहीं पे बहुत अधिक, कहा जाता है दुनिया में सबसे अधिक समलैंगिकों का जो जमावड़ा है वो सैन फ्रांसिस्को में ही है, ज़्यादा एडवांस शहर बनता है, और इसी नाते ऐसे लोगों का कल्चर वहाँ पे विकसित हुआ। और समलैंगिक लोगों में भी जानते एड्स की चुनौतियाँ, इसीलिए शुरू में जब एड्स बढ़ा तो बहुत लोगों ने कहा कि ये गे डिडीज़ है, तो खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए HIV है और साथ में एड्स है और साथ में आपको ब्लड कैंसर हो गया, तो आप सोचिए कि कितना घातक स्थिति बन गई। ऐसी ही स्थिति में डॉक्टरों ने 2018-19 से इलाज करना शुरू किया स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से, और अंततः वैज्ञानिकों को वो रास्ता मिल गया जिसके माध्यम से एड्स और ब्लड कैंसर का एक ही साथ इलाज संभव हो गया। एक मरीज हैं आजकल बहुत चर्चा में है, एडमंड्स, जिनका इलाज हुआ है स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से, और न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन टाइम्स जैसे तमाम पेपरों ने उसको बड़े स्तर पर कवर किया है कि हो गया चमत्कार और आ गया इलाज एड्स और ब्लड कैंसर का एक साथ स्टेम सेल की थेरेपी के माध्यम से। स्टेम सेल थेरेपी क्या है पहले ये समझ लें। स्टेम सेल का मतलब शुरुआती कोशिकाएं, स्तंभ कोशिकाएं का मतलब शुरुआती कोशिकाएं। जब किसी कोशिका को शुरुआत में ही निकाल लिया जाता है तो उसे स्टेम सेल कहा जाता है। तो स्टेम सेल दो तरीके से प्राप्त हो सकते हैं, स्पर्म से प्राप्त हो सकते हैं, शुक्राणु से, कि जब शुक्राणु और जो है अंडाणु, मतलब स्पर्म और एग सेल जब शुरू में मिलते हैं, ये कहना थोड़ा गलत है कि शुक्राणु से प्राप्त कर सकते हैं, भ्रूण से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात एम्ब्रियो से प्राप्त कर सकते हैं। जब स्पर्म और एग सेल आपस में मिलता है, जाइगाट बनाता है, जाइगाट डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनता है, तो 2 वीक के अंदर अगर आप कोई सेल निकाल लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है, सबसे ज़्यादा संभावना होती है, और उसी से ज़्यादातर इलाज किया। अच्छा, एक दूसरा तरीका है बोन मैरो। आप जानते होंगे बोन मैरो में सारी कोशिकाएं बनती हैं। बोन मैरो में ये RBC भी बनता है, WBC भी बनता है, प्लेटलेट्स बनता है। अब जिसको ब्लड कैंसर होता है उसके शरीर में WBC की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। WBC का, देखिए WBC का बढ़ना सामान्यतः अच्छा होता है, क्योंकि इसका मतलब आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, लेकिन एक सीमा से अधिक हो गई तो निश्चित रूप से ये बता रहा है कि ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता का दबाव है, इसका मतलब कोई संक्रमण ज़्यादा हो गया है, और ऐसी स्थिति में माना जाता है कि वो ब्लड कैंसर हो गया है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक डोनर के बोन मैरो से स्टेम सेल निकाला, और एडमंड्स जो मरीज़ हैं उनके जो है शरीर में उसे इंजेक्ट किया, डाला, और इस तरीके से उन्होंने नियोजित किया कि उनके सेल में डोनर से, उसी डोनर से उन्होंने जो है स्टेम सेल लिया था जिसको पहले HIV हो चुका था, और HIV से वो काफ़ी ठीक महसूस कर रहा था, तो उन्होंने उससे लिया, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता उस स्टेम सेल में थी, उसको उन्होंने एडमंड्स के शरीर में डाला,
और देखा कि बहुत तेज़ी से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और 1 साल के दौरान उनका कैंसर छूमंतर हो गया, एड्स भी छूमंतर हो गया। इस दौरान कई सारी टेक्निकल जानते प्रक्रियाएं भी हुई, जो मैं संवाद सीरीज में चर्चा नहीं करना चाहता हूं। इसके लिए मैं एक बड़ी क्लास लेकर के आऊँगा, ताकि आप जानें कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकली क्या क्या काम किया गया और किस तरीके से इस दौरान प्रक्रियाएं अपनाई गई और स्टेम सेल में क्या क्या चीज़ें यूज की गई। लेकिन स्टेम सेल इतना प्रचलित हो गया है कि अब 2023-24 में जो भी एग्ज़ाम होंगे, उन एग्ज़ाम में स्टेम सेल थेरेपी से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पूछी जा सकती है। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का मतलब कोशिका की तकनीक, जैसे जीन थेरेपी है वैसे स्टेम सेल थेरेपी है। ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेम सेल थेरेपी से और किन रोगों का इलाज हो सकता है, स्टेम सेल थेरेपी है क्या, या स्टेम सेल कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। टोटीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल और इस तरीके की बहुत सारे जो है क्वेश्चन अब विद्यार्थियों से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक सबसे ज़्यादा चर्चा में आ चुका है। तो ऐसे में आप सभी लोग इस टॉपिक से अपने आप को जोड़ करके रखेंगे और इसे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण विषय के रूप में नोट कर लेंगे एक डायरी में, जहां आप लगातार नोट कर रहे होंगे, ताकि पीछे की संवाद श्रृंखला में हमने जितनी भी चीज़ों की बात की है, उस श्रृंखला के सारे पॉइंट, सारे मुद्दे आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के कलेक्शन से आपको एग्ज़ाम में बहुत सहजता मिलेगी, आसानी होगी। तो आज इतना ही। इससे आगे हम लोग जो है नए नए विषयों पर लगातार बात करते रहेंगे और रोज़ बात करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।